नमो नमः। आज जो हम कक्षा बनाने जा रहे हैं, आज है उपसर्ग। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग कि उपसर्गात् धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। आहार प्रहार संहार विहार प्रहारवत्। देखिए यहाँ पर कि उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग धातु अर्थ हो, धातु के जो अर्थ को बलात् बलपूर्वक अन्यत्र नीयते, दूसरी जगह ले जाते हैं। और जिस प्रकार आहार प्रहार संहार विहार परिहार, इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी धातु के आगे जुड़ करके और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को खींच करके दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे देखिए, ऐसे शब्दांश जो किसी धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जिस प्रकार हम कहें कि हीरी धातु है, हीरी धातु से शब्द बना हार, या हरति भी हम बनाते हैं, हरति। इसी प्रकार हीरी धातु से शब्द बना हार। जब हार के आगे आंग उपसर्ग लगा तो शब्द बना आहार। आहार अर्थात भोजन, आहार अर्थात भोजन। लेकिन जब इसी के आगे यहां पर प्र उपसर्ग परिवर्तित हुआ, उपसर्ग हो गया प्र उपसर्ग होने पर शब्द बना प्रहार, प्रहार। इसी प्रकार सम प्लस हार, जब हार शब्द के आगे ही हार आपके सम उपसर्ग लगा तो हमारे पास शब्द बना संहार, संहार यानी विनाश। इसी प्रकार वी प्लस हार विहार, विहार यानी घूमना भ्रमण करना। परिहार, परि प्लस आहार परिहार, ऐसे उप प्लस आहार उपहार। कहने का अर्थ है उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु के आगे जुड़ करके और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहां जैसे ही उपसर्ग परिवर्तित हुआ, अर्थ उसका परिवर्तित हो गया। संस्कृत में जो है उपसर्गों की संख्या 22 होती है, 22 निश्चित है, और उपसर्ग एक प्रकार से अव्ययी होते हैं। तो उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 है। 22 प्र प्रा अप सम अनु अव निश नीर दुष दूर वी आंग नी अधि अति अपि सु उद प्रति परि उप अधि। इस प्रकार ये 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं। लेकिन 10वीं के आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में मात्र 8 उपसर्ग ही है। अर्थात आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे जो उपसर्ग के जो प्रश्न आएंगे वो 8 उपसर्ग में से ही पूछे जाएंगे। 8 उपसर्ग कौन कौन से, देखिए आपके पाठ्यक्रम में अप, अव, निश, नीर, दूर और आंग, अधि और उद, ये 8 उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। तो अब हम जो हैं, हम इन 8 उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग से आपके जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही है कि वो पूर्ण शब्द दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें उपसर्ग और धातु से बने हुए शब्द को अलग कीजिए, या फिर वो अलग अलग दे देगा दोनों और आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि भाई इनको जो है दोनों को एक कीजिए, उपसर्ग और धातु को मिला करके जो शब्द है शब्द निर्मित करें। तो अब हम इनको ये उपसर्ग हो गए हैं। अब इसके बाद हम इन 8 उपसर्ग को एक एक करके पढ़ते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो 10वीं के पाठ्यक्रम में जो 8 उपसर्ग है उसमें से हम देखते हैं। पहले देखिए अप, अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का प्रयोग बुरा, विपरीत या दूर अर्थों में किया जाता है। बुरा, विपरीत या दूर अर्थों में इसका अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द जैसे अप उपसर्ग प्लस कीर्ति, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग और इस शब्द को मिलाना है। और यहां पर देखिए शब्द बनेगा आपके अप और पीछे का कीर्ति, कीर्ति, अपकीर्ति। ऐसे ही अप क्री धातु से कार जो शब्द बना तो हम इसी को मिला देंगे इसमें, और ये अपकार, अपकार। ऐसे अप व्यय, तो ये अप उपसर्ग और व्यय, अपव्यय। देखिए अप आदानम, अब यहां पर अप में अ है और पीछे आ है, तो यहां पर अ और आ, यहां पर दीर्घ संधि का अधिकार आ रहा है। अक सवर्ण दीर्घ, यदि समान स्वर हो तो फिर दीर्घ हो जाएगा, इसलिए अ और आ मिलके आ हो जाएगा और शब्द बनेगा अपादानम, अपादानम। ऐसे देखिए अप प्लस इच्छा, यहां पीछे भी स्वर है और आगे भी स्वर है। स्वर संधि का अधिकार है, अर्थात गुण संधि यहां पर है। स्वर संधि में गुण संधि का अधिकार है। अ या आ के बाद ई या ई आता हो तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। अतः जो शब्द बनेगा वो बनेगा अपेक्षा, अपेक्षा। अप प्लस हरति, तो ये बन गया, इसमें कुछ नहीं, अप हरति
तत्पश्चात अपवाद, तो ये बन गया अपवाद, अपवाद। तो या तो वो इस प्रकार आपको जैसे उपसर्ग और जो धातु से बना शब्द है उसको अलग करके दे देगा और हमसे मिलाने के लिए कहेगा तो हम मिला देंगे, या फिर हमसे जब वो तोड़ने के लिए कहे तो फिर हमें तोड़ करके उपसर्ग और धातु से बने शब्द को अलग करना है। जैसे वहां उसने दे दिया भाई अपा दानम, तो हम देखें अपा आ रहा है और हमारे पाठ्यक्रम में अप उपसर्ग है, तो सबसे पहले हम अप को बाहर निकालें। अप को जब हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, ये देखिए यहाँ आ की मात्रा शेष है, तो ये आ और दानम, तो अप तो निकाल लिया, आ दानम। ऐसे ही जब हम बात करें अपेक्षा, अपेक्षा में से हमने उपसर्ग को अलग किया और उपसर्ग हुआ अप होने के बाद यहाँ ए बचा, तो ध्यान रहे ए तो अभी तो इधर ले ही लिया, अब ए नहीं बचेगा, अब ई ही बचेगा, तो फिर हमारे पास अब प्लस इच्छा। बाकी और जो है उसमें तो आपको अलग किया और शेष शब्द वैसा का वैसा शेष रह जाएगा। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि अगर कोई संधि कार्य युक्त कोई शब्द है तो फिर उसमें ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सी संधि हो रही है और आपको निकालने के बाद कौन सा शब्द जो है शेष है, दोनों को अलग अलग करना है। तो इस प्रकार दो प्रकार से ये जो प्रश्न पूछते हैं कि या तो आपको पूरा शब्द दे करके और आपसे उपसर्ग अलग करने के लिए कहेंगे, या फिर उपसर्ग और शब्द दे करके और दोनों को मिला करके शब्द बनाने के लिए कहेंगे। दूसरा उपसर्ग देखिए औ, औ औ औ होता है बुरा, हीन, नीचे या दूर अर्थों में। इसका प्रयोग बुरा, हीन या नीचे अथवा दूर अर्थों में किया, जैसे अवगुणम, अवगुणम, अवतारः, अवतारः। उपसर्ग और शब्द को सिर्फ मिला देना है, अवगच्छति, अवगच्छति। जहां संधि कार्य हो वहां संधि कार्य करना है और जहां पर संधि कार्य नहीं हो रहा है वहां पर मात्र संयोग करके हमें शब्द बना देना है। अवज्ञा, अव प्लस ज्ञा इति अवज्ञा, अवदानम, अवदानम। ऐसे ही अवगच्छति, अवगच्छति, अवकाश, अवकाशः, और इसी प्रकार अवनति, अवनति। तो इस प्रकार हमने ये जो शब्द और उपसर्ग और शब्द जो अलग थे इनको जोड़ करके शब्द बनाए और इसी से हम यहाँ से तोड़ करके इनको उपसर्ग को अलग भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा आपके प्रकरण है 10वीं पाठ्यक्रम में जिसमें 2 नंबर के ये आते हैं और 2 नंबर बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको उपसर्ग अलग करना है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से 8 उपसर्ग हैं, ताकि आपके माइंड में वो 8 उपसर्ग ही रहे, अन्य कोई ना रहे। अब इनको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग निश और निर। निश और निर, निश बिना और बाहर अर्थ में होता है जबकि निर का भी बिना और बाहर अर्थ में होता है। दोनों लगभग एक जैसे हैं लेकिन थोड़े इनमें जब हम मिलाएंगे तो परिवर्तन आएंगे। जैसे निश, निश में पीछे दंते शकार है, दंते शकार के पीछे यदि त वर्ग आएगा तो ये फिर जो श का सही रहेगा। लेकिन अगर निश के बाद में दंते सकार के बाद में दंते सकार आता है तो ये जो निश उपसर्ग का जो दंते सकार है इसके स्थान पर विसर्ग हो जाता है। परंतु यदि निश स दंते सकार के बाद में च वर्ग आता है तो फिर ये जो स दंते सकार है उसको हम तालव्य सकार आदेश कर देंगे। और यदि इस निश के स के पश्चात दंते सकार के बाद क ख या प फ आता हो तो फिर हम उस दंते सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर देते हैं। देखिए अभी बनाते हैं तो और स्पष्ट होगा। जैसे देखिए निश प्लस च है जो कि च वर्ग में है, अतः दंते सकार किसमें बदलेगा, तालव्य सकार में, और शब्द बनेगा निश्चय। दूसरे में देखिए निश दंते सकार है और पीछे भी दंते सकार है, दंते सकार के बाद दंते सकार आता हो तो फिर हम इस स को विसर्ग में बनाएंगे और यह बन जाएगा नि संदेह, नि संदेह। ऐसे ही निश्चल च वर्ग है, इस वजह से स जो है तालव्य सकार में बदलेगा और शब्द बनेगा निश्चल। निस प्लस क है, क ख प फ आता हो तो फिर ये मूर्धन्य सकार में बदलेगा तो शब्द बनेगा निष्कर्ष। ऐसे प है तो ये जो स है मूर्धन्य सकार में बदल के और शब्द बनेगा निष्प्राण।
ऐसे निश स, देखिए दंत्य सकार के बाद दंत्य सकार है, इसलिए दंत्य सकार के स्थान पर आदेश होगा विसर्ग और ये हो जाएगा निसहाय। निष्पा प है, इसलिए ये जो दंत्य सकार है ये मूर्धन्य सकार में बदलेगा और शब्द बनेगा निष्पाप। निष्फलम फ है तो ये फिर आपके मूर्धन्य सकार में बदलेगा और शब्द बनेगा निष्फलम। निष्फलम। अब हम चलते हैं निरुपसर्ग। निरुपसर्ग में अगर निरुपसर्ग के बाद कोई स्वर आता हो तो फिर हम उस र को उस स्वर में मिला देंगे, परंतु यदि कोई व्यंजन आता है तो फिर हम जो र है उस व्यंजन के ऊपर बिठा देंगे। जैसे निर अपराध तो स्वर है, इसलिए हम निर आधा र है, अ मिलेगा पूरा हो जाएगा और ये पराध। निरपराध। इसके बाद निर प्लस माणम तो ये व्यंजन है, तो यहां पर निर और ये मां र ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा निर्माणम। स्वर है, र में बड़ी मिल जाएगी और शब्द बनेगा निरीक्षणम। निरीक्षणम। निर आ है, र के साथ आ मिल जाएगा, शब्द बनेगा निरादर। ऐसे निर उ तो र में उ मिलेगा और शब्द बनेगा निरुक्तम। यहां पर देखिए निर पीछे व्यंजन है, वह है तो ये र व के ऊपर चला जाएगा, निर्वाह। निर्वाह। अब देखिए यहां निर और रोग है, निर और रोग है तो ध्यान रहे जब र और इधर भी र, दोनों जगह र आ गया तो इन दोनों र में से एक र का लोप होगा और एक ही र शेष होगा, और र का जब लोप होगा तो पूर्व वाला जो स्वर है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा निरोग। ऐसे ही देखिए यहां भी र है और इसमें भी र है, तो यहां पर भी एक र का लोप होगा और आगे जो नी है इसको दीर्घ होगा और शब्द बनेगा नीरस। ऐसे ही यहां भी र है और र के बाद यहां भी र है, एक र का इसमें भी लोप होगा और पूर्व वाला जो ह्रस्व स्वर है उसको दीर्घ स्वर आदेश होगा और यहां भी शब्द बनेगा नीरव। नीरव। इस प्रकार से हमने जाना निश और निरुपसर्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दो उपसर्ग के बाद हम अगले उपसर्ग देखते हैं, दूर और आंग। दूर और आंग। दूर में देखिए र पीछे है तो जहां पर भी स्वर होंगे तो स्वर में हम र को मिला देंगे और जहां व्यंजन होंगे र को उस व्यंजन के ऊपर रख देंगे, तो दोनों परिस्थिति में और शब्द बनेगा। जैसे दूर आग्रह है तो र में आ मिलेगा और शब्द बनेगा दुराग्रह। दुराग्रह। ऐसे दूर प्लस दशा। अब यहां पर व्यंजन है इसलिए ये जो र है ये द के ऊपर जाएगा और शब्द बनेगा दुर्दशा। दूर पीछे स्वर है तो ये जो र है इस आ में मिलेगा और शब्द बनेगा दुराचरणम। इसी प्रकार दूर व्यंजन है पीछे ब है तो फिर शब्द बनेगा दुर बुद्धि। देखिए दूर लेकिन पीछे स्वर है इसलिए इसमें मिला देंगे और शब्द बनेगा दुराशा। दुराशा। दुर योधनम व्यंजन है इसलिए यहां पर दुर और ये र जाएगा यो के ऊपर और दुर्योधन। दूर अवस्था। दूर अवस्था तो दूर अ मिलाएंगे तो शब्द बनेगा दुरावस्था। कई जगह पर इसको दुरावस्था लिखा जाता है जो कि बिल्कुल गलत है, दुरावस्था ये शब्द होगा। दूर प्लस ग तो यहां पर ये दूर पीछे व्यंजन है तो ये र ग के ऊपर चला जाएगा, शब्द बनेगा दुर्ग। दुर्ग। तो दूर उपसर्ग में जहां पर पीछे व्यंजन हो तो र को व्यंजन के ऊपर हमें चढ़ा देना है और यदि स्वर है तो उस र को स्वर में मिला देना है। आगे देखिए आंग। देखिए आंग जो उपसर्ग है इसमें ng की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और आशेष रहता है, अर्थात जो शब्द बनेगा उसमें आंग नहीं होगा, मात्र आ ही आपको नजर आएगा। परंतु यदि वह शब्द देकर आपसे पूछता है कि उपसर्ग और शब्द को अलग कीजिए तो जब आप आ को तोड़े तो उसके साथ उपसर्ग आंग लिखे, न कि आ छोड़ दे उसको लिख करके। जैसे आंग जीवनम तो यहां पर ये ग की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, शब्द बनेगा आजीवनम। परंतु यदि वो आजीवनम देख के हमसे कहता है कि उपसर्ग अलग कीजिए तो जब हम आ को अलग करें तो फिर हमें आ के साथ ये समझना है कि यहाँ आ नहीं आंग उपसर्ग है। आंग नयति तो यहां पर जाएगा आ नयति। आंग दरह तो आ दरह।
आंग उपसर्ग प्लस धार तो आ धारः। आंग उपसर्ग प्लस दर शब्द बनेगा आदर। आंग उपसर्ग मरणम आमरणम। आंग प्लस हरति तो आहरति। आंग प्लस पत्ती तो ये बन जाएगा आपत्ति। आपत्ति। तो दो उपसर्ग हैं। धुर में क्या है कि जो र है अगर पीछे स्वर है तो उसको र को स्वर में मिला देना है, और अगर व्यंजन है तो र को व्यंजन के ऊपर बिठा देना है। आंग उपसर्ग में क्या है कि जब हम शब्द बनाएंगे तो आंग में ng की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, सिर्फ आ ही हमारे पास शेष रहेगा। लेकिन यदि वो हमें शब्द देकर और जब तोड़ने को कहता है तो फिर हमें उपसर्ग कौन सा लिखना है? आंग लिखना है। आंग प्लस जो भी जो शब्द है वो लिख देना है। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो प्रत्यय शेष रह रहे हैं अपने, उनको भी हम देखते हैं। देखिए, एक तो है अधि। अधि जो है श्रेष्ठ, प्रधान अथवा ऊपर, इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। और उद श्रेष्ठ और अथवा ऊपर अर्थों में इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले अधि। अधि में ध्यान दे कि अधि में पीछे क्या है? छोटी ई, यानी कि स्वर है। स्वर है, यदि आगे स्वर है और पीछे भी यदि कोई स्वर आ जाएगा तो कौन सा स्वर आएगा वो देखते हुए हमें स्वर संधि करनी पड़ेगी। और यदि व्यंजन है तो फिर कोई समस्या है नहीं, फिर तो उसको हम उसमें मिला देंगे। परंतु यदि यहाँ पर स्वर है तो फिर हम मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर अधि है, पीछे ई है, और ई यहाँ पर भी देखो ई, और यहाँ पर भी ई, दोनों जगह ई है। जब समान स्वर आते हैं तो संधि होती है दीर्घ संधि, और यहाँ पर संधि होगी दीर्घ, और दीर्घ होते ही छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर हो जाएगी एक बड़ी ई, और शब्द बनेगा अधीक्षक। अधीक्षक है। अब यहां देखिए अधि अक्ष, अब समान नहीं है, असमान है। और यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो भी यण संधि का अधिकार आता है, और ई के स्थान पर होता है ये, और शब्द बनेगा ये अ। इसके बाद आधा ध, और जो ई छुपा हुआ है उस ई के स्थान पर हुआ आधा ये। इसमें जब ये अ मिला तो ये अ, और शब्द बना अध्यक्ष। अधिष्यते, पीछे व्यंजन है इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है, सीधा का सीधा इसको ऐसा का ऐसा ही मिला देंगे। अधिष्यते, अधिष्यते। अब देखिए यहां पर अधि और पीछे ऊढ़, यहां पर ई है और पीछे ऊ है, यानी कि आगे ई है और ई से भिन्न स्वर है, तो इस ई को फिर ए होगा, यण संधि होगी। तो ये देखें, ये अ, आधा ध, इसके बाद इस ई को हुआ आधा ये से यज्ञ। ये होने के पश्चात इसमें मिला बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ मिलने पर ये, और शब्द बना अध्युड़ा। अध्युड़ा। ऐसे अधि प्लस कार, तो यहां पर कार है, व्यंजन है, इसलिए हमें इसको ऐसा का ऐसा इसमें मिला देंगे, अधिकार है। अब यहां देखिए स्वर है, यहां अधि है और यहां आ है। ई को ए होगा तो ये अ, ये आधा ध, और ई को हुआ ये ए, पीछे आ इसमें मिलाएंगे और शब्द बनेगा अध्यास्ते। अध्यास्ते। अधि प्लस ऐनम है, ई है, ई को होगा ए, शब्द बनेगा अ ध, ई को हुआ ए, अ मिलाया ए, और पीछे ये नम, अध्ययनम। अध्ययनम। अर्थात अधि उपसर्ग जहां पर हम जब जोड़ेंगे तो ये ध्यान देना है कि पीछे अगर समान स्वर है यदि, तो फिर हम उनको दीर्घ स्वर आदेश कर देंगे, और यदि समान न होकर के असमान स्वर है तो फिर वहां यण संधि होगी और ई के स्थान पर ये करना है। शेष जो भी वर्ण है उनको वैसा का वैसा आपस में मिला देना है। अब देखें अगली जो अपने अगला जो उपसर्ग है उद। उद का जो है श्रेष्ठ और ऊपर अर्थों में होता है। उद प्लस स्थानम। उद प्लस स्थानम। देखिए आगे तृतीय वर्ण है, पीछे प्रथम और द्वितीय वर्ण है, खर प्रत्याहार है, यानी कि यहां पर जो है आपके चरत्व संधि का अधिकार आ रहा है, और द के स्थान पे हो जाएगा त, और शब्द बनेगा उत्थानम। उद प्लस चारणम। अब देखिए पीछे च वर्ग है, लेकिन उससे पहले यहां तृतीय वर्ण है और यहां प्रथम वर्ण है, तो तृतीय वर्ण को होगा प्रथम वर्ण यानी कि त। तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण होगा त, यानी कि पहले चरत्व संधि का अधिकार आया और द को हमने किया त। अब त होने के पश्चात अब पीछे च वर्ग है, और हमने स्तुत्व संधि में पढ़ा था कि स या त वर्ग के बाद में यदि च वर्ग हो तो त वर्ग के स्थान पर भी च वर्ग हो जाता है, इसलिए शब्द बनेगा, इस त को च होगा और शब्द बनेगा चारणम। उच्चारणम।
अब देखिए उद प्लस कीर्णम, उत प्लस कीर्णम। यहाँ क है प्रथम वर्ण है, द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण हो तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, द के स्थान पे प्रथम वर्ण करना है, चरत्व संधि करनी है। तो शब्द बन जाएगा उत्कीर्णम, उत्कीर्णम। अब देखिए उत, उद और शाह, स है तो इस द को जो है प्रथम वर्ण होगा, क्योंकि खर प्रत्याहार में प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण और स भी आते हैं। तो यहां पर हम देखें, इसको जब आप आदेश करोगे तो इसको त होगा और शब्द बनेगा उत्साह। ऐसे उद प्लस नति, उद प्लस नति। देखिए तृतीय वर्ण है, यहां पंचम वर्ण है, तो पूर्व वाले वर्ण को भी यहां पर पररूप होकर के और पूर्व वाले वर्ण को भी पंचम वर्ण होगा और इस द के स्थान पर भी न होगा और शब्द बनेगा उन्नति, उन्नति। बाद वाला जो अगर बाद में अगर कोई पंचम वर्ण है तो पूर्व वाला भी जो वर्ण है उसको उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे द है तो त थ द ध न और पीछे भी न है तो इसको हो गया न। अब यहां देखिए द है और ल है तो इस द को पहले होगा त, त होने के बाद यदि त के बाद ल आता हो तो इस त के स्थान पर भी ल हो जाता है, क्योंकि लत्व संधि होती है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो उस संधि के अनुसार इस आगे यदि त वर त है तो पीछे ल के ल होता है, तो फिर इस त के स्थान पे भी ल हो जाता है और शब्द बनता है उल्लेख, उल्लेख। अब देखें उद प्लस ज्वल, यहां पर द है पीछे ज है, तो जब हम इसको आदेश करेंगे अब यहां पर देखिए ज आ रहा है और यहां पर इस द को भी ज हो जाएगा बाद वाले वर्ण के समान, या फिर हम कहें कि इसको पहले त करें फिर हम ज करें, लेकिन इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ज और शब्द बनेगा उज्ज्वल, उज्ज्वल। इस प्रकार ये दोनों संधियां हैं अधि और उद, इनमें जो है संधि कार्य होंगे। जो अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग से पीछे यदि हम शब्द को जोड़ेंगे, पीछे व्यंजन होगा तो ऐसा ही जोड़ देंगे, लेकिन पीछे यदि समान स्वर है तो हम दीर्घ स्वर कर देंगे, यानी कि ई के बाद में यदि ई आ रहा हो तो हम दीर्घ ई कर देंगे। लेकिन यदि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर है, ई के अतिरिक्त और कोई स्वर है, तो फिर हम उस स्थान पर जो है यण संधि करेंगे और ई के स्थान पर ये करके और शब्द को निर्मित कर देंगे। और जब एक दिन मिला हुआ शब्द हमारे मिलेगा वहां पर, तो यदि हमें जो है ए मिलता है तो हम अधि में उसको तोड़ देंगे और उसके बाद जो शेष जो भी स्वर उसमें मिल रहा है उसको हटा करके नया शब्द बना देंगे। जैसे हमने देखा भाई अध, अब ये तो निश्चिंत हो गया कि भाई इसमें अधि उपसर्ग है, तो फिर ये है इसका मतलब उपसर्ग कौन सा, अधि। जब हमने अधि निकाल लिया, यहां तक निकाल लिया, तो इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ, तो फिर हम पीछे का ऐसा लिख देंगे अक्ष, जैसा कि ये लिखा हुआ है। ऐसे यहां देखिए ऊड़ा, तो यहां देखिए अधि है उपसर्ग हमें मिला और अधि हमने आगे निकाल मात्रा किसके लगी है, ऊ की, तो इसको हम लिख देंगे अधिऊड़ा। तो कहने का अर्थ है कि इसमें हमें जो है यण संधि और दीर्घ संधि का प्रयोग करना है आवश्यकता अनुसार। इधर उद है, यहां पर हमें आवश्यकता अनुसार जो है संधियों का प्रयोग करना है। जैसे स्तुत्व होगी तो स्तुत्व करना है, चरत्व होगी तो चरत्व संधि करनी है। जिस संधि का अधिकार है उसका शब्द बनाते हुए और हमें नए शब्द निर्माण करने हैं। इस प्रकार ये आज हमने जो आपके उपसर्ग का जो प्रकरण था और 8 उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम में थे, उन 8 उपसर्गों को जाना और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप परीक्षा में बिल्कुल जो उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।